हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज युजाद वाचिंग कैमस एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेटल की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेटलर्जी का प्रोसेस, जो रिमेनिंग रह गया था, क्योंकि पिछली वीडियो में आपको याद होगा तो मेटलर्जी के कुछ प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ताकि आपको भी एक बार रिवाइज हो जाए कि क्या क्या हमने किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे मैंने फोटो यहाँ पे लगा रखी है। तो अगर आप देखेंगे तो मेटलर्जी हम लोगों ने स्टार्ट करी थी। मेटलर्जी में हम लोगों ने किया था क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया था, है ना, आपको अगर याद होगा। कॉन्सेंट्रेशन में हम लोगों ने फिजिकल मेथड अप्लाई किए थे, है ना, उसको ब्रेक किया था, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। देन आफ्टर हमने मैग्नेटिक सेपरेशन किया था, और इसके बाद हाइड्रोलिक वाला भी किया था, है ना, वाटर वाला आपको याद होगा। एंड हम लोगों ने किया था फोर्थ फ्लोटेशन, है ना, जिसमें ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर करके हम लोगों ने किया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे केमिकल मेथड्स वगैरह भी देखे थे। अगर आपने देखे होंगे तो वीडियो देखा होगा तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटलर्जी के इस वाले पोर्शन में, सेकंड वाले पार्ट में। तो सेकंड वाले पार्ट में हम लोग अब देखना है, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिल गई है। जो हमारी ओर है वो एक तरह से कह सकते हैं इम्प्योरिटी फ्री ओर है। ओर का मतलब कि हमें एक मेटल का कंपाउंड मिल गया है एक तरह से, है ना। इसे हम क्या कह सकते हैं, मेटल कंपाउंड, मेटल कंपाउंड। लेकिन ये मेटल कंपाउंड जो है, अगर आप देखेंगे तो अभी भी इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब इसमें इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी फ्री नहीं है ना ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ऑक्साइड में ही क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट और ईजी प्रोसेस हो जाता है ऑक्साइड से किसी मेटल को निकालना। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। और ऑक्साइड को बनाने ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो यहाँ पे जैसे हमें जो मेटल सॉल्ट मिली होगी, वो हो सकता है कि सल्फाइड के फॉर्म में हो, है ना, हो सकता है कार्बोनेट के फॉर्म में हो, तो कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए हमें पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर हम आगे कुछ प्रोसेस कर पाएंगे। तो उसी के लिए फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे एक प्रोसेस है रोस्टिंग, कैल्सिनेशन करते हैं एक तरह से, है ना। दोनों में ही हीट का प्रोसेस है, पर डिफरेंस क्या है उसकी बात आगे हम लोग करेंगे। अच्छा, इसी के दौरान हम लोग मेटल ऑक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए, उसके बाद जब ऑब्टेन हो जाती है तो हम कई बार क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से उसे रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जैसे हीट की हेल्प से, कार्बन की हेल्प से, कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से, एल्यूमिनियम की हेल्प से, इवन इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम उसे प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं, है ना। सारे प्रोसेस जो है आप देखेंगे तो इम्प्योरिटी को अलग करने वाले ही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हम इम्प्योरिटी अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफाइनिंग में फिर हम लोग देखेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल में जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कैसे हम रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो ये रिकैप था जो हम लोगों ने किया या फिर जो हम लोग करने वाले हैं आगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि किस तरह से किसी मेटल, जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, उससे हम कैसे कोई मेटल निकालते हैं। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम उसे क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी हमने बात की। मेटल ऑक्साइड में भी आपने देखा ही था। तो यहाँ पे कैल्सिनेशन एक प्रोसेस आ गया है, और कैल्सिनेशन को समझने के लिए सिंपल सा ये समझो कि हीट ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट ही करेंगे, बट विदाउट विदाउट एयर। यहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होनी है ना, ऑक्सीजन नहीं होगा। एयर का मतलब नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड है उसके पास पहले से ही ऑक्सीजन है, तभी हमें उसमें ऑक्सीजन डालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी तो ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत तो है नहीं। तो फिर इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा, कार्बोनेट जैसा होगा, है ना, या फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑक्साइड पहले से होगा, या हाइड्राइड के फॉर्म में होगा ना। मतलब हाइड्राइड का मतलब ये हो गया कि हाइड्रेटेड होगा, कहने का मतलब है ना कि जो उसका ऑक्साइड होगा वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है हीटिंग का, जिसमें हम क्या करते हैं, ओर को उसकी मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। कैसे रखते हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एयर हम उसको उसकी मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करके रखते हैं। ठीक है, और एज ए रिजल्ट ऑफ कैल्सिनेशन क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कैल्सिनेशन करते समय हमें क्या मिल जाता है, जो हाइड्रेटेड ओर्स होते हैं उनसे वो एनहाइड्रस बन जाते हैं, मतलब वाटर फ्री। नया वर्ड है तो उसको आप देख के चौंकिएगा नहीं। एनहाइड्रस का मतलब वाटर फ्री, है ना, उसमें कोई वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है आयरन ऑक्साइड है, उसके साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 यानी वाटर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें एक ऑक्साइड, जो इसका ऑक्साइड है वो मिल जा रहा है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आसानी से निकल जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हम कैल्सिनेशन करते हैं। यहाँ पे हम हीट का सिंबल भी लगा सकते हैं आप अपने रिएक्शन में। ठीक है, और हीट करके आसानी से हमने वाटर को हटा दिया, जिससे हमें प्योर फॉर्म में जो उसका कंपाउंड है और है वो हमें मिल गया। कुछ कार्बोनेट ओर्स को भी हम ऐसे ही हीट करते हैं, जैसे कार्बोनेट, जो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हीट किया गया है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमें निकलती हुई नजर आ रही है ना। तो ठीक है,
तो इस तरह से, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन पहले से ही, जैसे मैंने अभी कहा, तो इनमें ऑक्सीजन डालने की जरूरत है नहीं, तो इन्हें हम क्या करते हैं, नॉर्मली हीट कर देते हैं ऐसे ही, है ना, इसे इन द अब्सेंस ऑफ एयर या इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें आसानी से जो मेटल ऑक्साइड है वो मिल जाती है। और जो भी इंप्योरिटीज हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की इंप्योरिटी थी तो वो भी निकल गई, और यहाँ पे वाटर एक तरह का इंप्योरिटी था तो वो भी रिमूव हो गया, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रोस्टिंग। अब रोस्टिंग जैसे आपने देखा होगा, तंदूर जो होता है ना, तंदूर आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने खाया होगा, तंदूर से बनाई हुई रोटियां या फिर चिकन या मटन जो भी आप खाते हैं। तो देखिए तंदूर का ऐसा तो है नहीं बिल्कुल क्लोज्ड वेसल की तरह तो होता नहीं है, ओपन रहता है ना, ओपन रहता है, इसका मतलब एयर से कांटेक्ट होगा। तो इस वाले प्रोसेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे एयर होगी, हीटिंग का प्रोसेस तो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट किया जा रहा है विद एयर या विद ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है मेटल एक्सट्रैक्शन इज हियर इज डन बाय द हीटिंग प्रोसेस। कैसे हीट किया जाता है, विद रेगुलर सप्लाई ऑफ हॉट एयर। यहाँ पे रेगुलर सप्लाई ऑफ हॉट एयर, यानी हॉट एयर को डाला जाएगा, एयर को डाला जाएगा, ठीक है, जिससे वहाँ पे सॉलिड और गैस की रिएक्शन होगी एयर में, और हमारा ओर जो है एक तरह से प्यूरिफाई होगा, यानी ऑक्साइड बनाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड बनाएगा, जैसे मैंने कहा ना, तो ऑक्साइड बनाने का मतलब उसको पहले से उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना, पॉसिबिलिटी ये रहती है, जैसे सल्फाइड और जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं होता है ना, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, है ना, या लेड सल्फाइड हो गया, तो इस तरह से। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है सल्फाइड ओर्स ऑफ एलिमेंट सच एज जिंक, लेड, कॉपर ट्रीटेड यूजिंग दिस मेथड। मतलब क्योंकि अभी मैंने बताया कि सल्फाइड ओर्स में है ना ऑक्सीजन नहीं है, तो उनको ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है सल्फर और इन द सल्फर इन द ओर एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है उसको, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, बना लेता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, यानी उसका ऑक्साइड बना, क्योंकि हमें ऑक्साइड ही तो चाहिए था, तो ऑक्साइड बना लिया उसने। और एस्केप आउट ऑफ द ओर, और ओर से निकल जाती है ना एयर वगैरह, बाकी सारी चीजें निकल जाती हैं। यहाँ पे वही लिखा है, आगे लिखा है ZnS। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है ना, आप देखेंगे तो जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है ना, हीट करने पे, रोस्टिंग हो रही है ना, तो हीट करने पे, एंड देन आफ्टर यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन रहा है, यानी मेटल ऑक्साइड बन गया, और हमारा जो रोस्टिंग के बाद जो आपकी एयर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की जरूरत तो है नहीं हमें, तो वो एयर के साथ उड़ जाती है गैस के फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली आयरन ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसको यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, यानी एयर को सप्लाई किया जा रहा है, एंड देन आफ्टर देखेंगे तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो निकल गया रोस्टिंग के दौरान, ठीक है। तो देखा आपने कैसे कि यहाँ पे हमने जिनमें ऑक्सीजन नहीं था या जो ऑक्साइड नहीं थे उनको हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ रोस्टिंग। तो बहुत ही ईजी सा प्रोसेस है, बस आपको याद रखना है कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस था, कि वहाँ पे हीट किया जा रहा था इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि क्योंकि वहाँ पे पहले से ऑक्सीजन होगा, मतलब कि वो ऑक्साइड होंगे किसी ना किसी तरह के, हाइड्रेटेड या फिर कार्बोनेट होंगे, तभी तो उनमें ऑक्सीजन है ना, तभी हमें उन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे हीट किया, और इसे कह रहे हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में आप तंदूर वाली एग्जांपल याद रखेंगे ना, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड है उनको हम क्रूड मेटल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए कुछ प्रोसेस हमारे हैं, रिडक्शन प्रोसेस, जिनमें हम बात करेंगे। देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो हम देखेंगे कि हमारा कैल्सिनेशन होने के बाद, रोस्टिंग होने के बाद जो हमारी फ्री स्टेट मिली मेटल की, उसे हम क्रूड मेटल, मतलब वो क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन के प्रोसेस से, ठीक है। उसमें हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो ऑक्सीजन है उसको रिमूव करेंगे, जिससे हम एक रिफाइन करने के लिए मेटल निकाल सकें, ठीक है। अब इसमें हम रिडक्शन किसकी किसकी हेल्प से करेंगे, जैसे वहाँ पे लिखा था ना कार्बन वगैरह, तो यहाँ पे भी वही है कि कार्बन के साथ हम जो है रिडक्शन कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिडक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कर सकते हैं, एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ हम रिडक्शन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, अब क्योंकि हमारी जो मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी थी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग थी, है ना। तो इसलिए जब रिएक्टिविटी अलग थी तो इस वजह से हम इनके ट्रीटमेंट भी अलग अलग करेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। जैसे यहाँ पे सबसे लो रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनकी बात की जा रही है, कि जो सबसे लो रिएक्टिव मेटल हैं उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे, फिर जो मिडिल में रिएक्टिविटी आती है ना, उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अच्छा यहाँ पे दोनों चीज़ वही हो गई है, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, एक्सट्रैक्टिव मेटल फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लो नहीं, मिडिल, है ना, मिडिल की बात करें, मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। 3 स्टेप्स में हम इनको करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास पहला जो स्टेप है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो हमारा जो पहला स्टेप है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द लो एक्टिविटी सीरीज, यानी सबसे नीचे जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी बात की जा रही है ना, जो बहुत ही कम रिएक्टिव है उनकी मेटल की बात हो रही है। तो इन मेटल्स को ये क्योंकि अनरिएक्टिव होती है ना, ज़्यादातर रिएक्टिव होती तो है नहीं, तो इस वजह से इनके लिए हम स्पेशली ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हमारा जो Hg है,
है ना, आपको चाप याद होगा ना, CH कॉपर के बाद Hg आता है, तो वहाँ पे Hg का जो यहाँ पे सल्फाइड है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक तरह से हीट करके पहले उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन हम फिर उसको क्या कर रहे हैं, देखो ऑक्साइड को फिर हम हीट करते हैं तो क्या होता है हमारा, वापस से हमें एक जो मरकरी है लिक्विड मिल जाती है, और हमारा जो ऑक्सीजन है वो अलग हो जाता है। अब ये जो मरकरी मिली है ये एक तरह की क्रूड मेटल है। कैसी है, क्रूड मेटल। इट हैज़ स्टिल सम इम्प्योरिटीज, इसमें कुछ अभी भी इम्प्योरिटीज हैं, लेकिन फिर भी हम इसे प्योर मान रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से प्योर नहीं है एक तरह से, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि जब हम HGS को यानी मर्क्यूरिक सल्फाइड को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि पहले तो वो मर्क्यूरिक सल्फ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, ये जो इक और अस आता है ना, इसको मैं कभी अगले वीडियो में या फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, इसको डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप लोग। फिलहाल अभी देखेंगे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो सल्फर था वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से हीट करते हैं तो रिड्यूस होकर किस में हो जाता है, फर्दर हीट करेंगे तो आपको मर्करी लिक्विड में मिल जाएगा, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करेंगे तो आसानी से वो मिल जाता है। तो ये था आपका जो है, जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी बात की जा रही है। एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि कॉपर जस्ट उससे पहले आता है मरकरी से पहले, यानी इसकी भी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है ना, तो यहाँ पे भी उसको दिया गया है। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया कॉपर जो है वो किसके फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, और ये नेचर, इसे हम कहते हैं कॉपर ग्लांस, इसका कॉमन नेम है बेटा, ये याद कर लेना। इसका जो ओर है इसे हम कह रहे हैं कॉपर ग्लांस, ठीक है। इसको भी जस्ट हीट करके हम इसे क्या करते हैं, रोस्टिंग करके, हीट का मतलब रोस्टिंग करके, यहाँ पे आप समझेंगे कि रोस्ट करना होगा, है ना, ठीक है, रोस्टिंग करना होगा, यहाँ पे ये है रोस्टिंग करना होगा। रोस्टिंग का मतलब हो सकता है मैं यहाँ पे हूँ तो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो आप अगर देखें तो रोस्टिंग जो है यहाँ पे की जा रही है, ठीक है रोस्टिंग की जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, आपको ये ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है। तो जो हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ी थी वही चीज़ें अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड में वो गैस के फॉर्म में निकल जा रहा है। सिमिलरली फिर कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट करते हैं कॉपर सल्फाइड के साथ, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है और हमें कॉपर मेटल ऑब्टेन हो जाती है। तो ये प्रोसेस है सिमिलर बिल्कुल लो रिएक्टिव मेटल्स के लिए, जैसे हमने Hg के लिए किया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया, मरकरी के लिए किया, जैसे हमने रोस्टिंग में सीखा था, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं मेटल्स, जो हमारे मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे वापस से फिर मैं वही बताऊंगा कि यहाँ पे मिडिल है बेटा, यहाँ पे लो नहीं है, क्योंकि हमने लो पढ़ लिया है, तो ये मिडिल, बीच में इन द एक्टिविटी सीरीज की बात की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में कौन कौन से आते हैं, तो जैसे हमारे बीच में आयरन वगैरह आते हैं ना, वही यहाँ पे है कि हमारे पास आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर उसके नीचे थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, दे आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड, अभी जैसे बताया ही था कि सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, है ना। अब सल्फाइड को हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो रोस्टिंग के लिए की तरह ही करेंगे, इनको भी मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी वाले को भी हम रोस्टिंग करें। जिंक को देखो हमने क्या किया है, जिंक सल्फाइड को हमने हीट किया है, रोस्ट किया है, रोस्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया है। सिमिलरली यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट में अब ऑक्सीजन पहले से ही है, जिंक कार्बोनेट अब ऑक्सीजन पहले से ही है, तो हम इसे सिंपली क्या कर रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं ना, कार्बोनेट के फॉर्म में हीट कर दे हैं, हमें ऑक्साइड मिल जाएगा, तो इसे हमने हीट किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कैल्सिनेशन किया है ना, देखो यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, कैल्सिनेशन किया है बेटा। कैल्सिनेशन करने से, क्योंकि वहाँ पे हीट की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, तो हमने डायरेक्ट उसको हीट कर दिया और हमें मिल गया हमारा जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड मिल गया हमें, ठीक है। अब हम कर रहे हैं रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन में देखेंगे हम लोग, तो रिडक्शन में हम कार्बन के साथ रिड्यूस कर रहे हैं, और कार्बन इस ऑक्साइड को हमने जो मिला है, कार्बन के साथ रिड्यूस करेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें जिंक अलग मिल जा रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है बेटा आयरन के साथ आयरन ऑक्साइड कन्वर्ट, देखो यहाँ पे है, और हम इसे कार्बन के साथ रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमें आयरन मिल जा रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जा रहा है, दोनों सिंपली हमने हीट किया है, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन वगैरह का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक तरह से कैल्सिनेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन इसे कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, रिडक्शन विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो इसे हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ इसे एल्यूमिनियम के साथ हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एंड हमारा मैग्नीज जो मेटल है वो मिल जा रही है हीट यहाँ पे, क्योंकि निकल रही है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ हीट कर रहे हैं, तो फिर क्या बन रहा है, हमारा जो आयरन है वो मिल जा रहा है, एंड हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हीट निकल रही है, दोनों ही रिएक्शन में हीट निकल रही है, दोनों ही एक्सोथर्मिक है, और इन रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है ना, इस वजह से। आगे
रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कार्बन इसके साथ रिड्यूस करा रहे हैं, तो आसानी से जो है क्या है, ये CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है और हमें आयरन मिल जा रहा है। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराया और यहाँ पे आयरन मिल गया हमें, एंड देन आफ्टर हमें CO2 के फॉर्म में गैस रिलीज हो गई है ना, कार्बन रिलीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसे करते हैं। फिर हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द टॉप ऑफ द जो सीरीज होती है ना, अब जैसे हमने मिडिल में कर लिया और जो लो थे वो भी कर लिया, अब हमारे आते हैं टॉप में, यानी जैसे सोडियम पोटेशियम वगैरह होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्योंकि ये टॉप में है तो इनकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है, दे हैव वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स है ना, दे आर वेरी हाई रिएक्टिव मेटल, इसलिए हमें नॉर्मल हीट करने से ये अलग नहीं होते या फिर इनके ऑक्साइड नहीं बनते। तो इसे हम फिर इलेक्ट्रोलिसिस से करते हैं। कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम या पोटेशियम वगैरह का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है कि अगर आप देखेंगे तो कैसे करेंगे, जो मेटल्स होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं एट कैथोड, नेगेटिवली चार्ज मेटल्स है ना, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे, वेयर एज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने इसीलिए रिएक्शन भी लिख रखी है, और डायग्राम अगर होगा तो आगे समझाएंगे, नहीं तो बना के समझाएंगे आपके लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है बेटा, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो सोडियम मेटल है वो एनोड से निकल के और आपके कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाती है ना। ये आती कहाँ से है? एनोड से आती है और कैथोड पे डिपॉजिट हो जाती है एक इलेक्ट्रॉन लेके, वन पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेके। और ये जो होती है आपकी क्लोरीन गैस जो वहाँ पे डिजॉल्व होती है, क्लोरीन जो डिजॉल्व होती है वो माइनस चार्ज होती है, तो दो इलेक्ट्रॉन एनोड पे छोड़ देती है और फिर वो Cl2 गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम शायद नहीं बना है तो कोई बात नहीं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, छोटा सा एक नन्ना सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो जगह है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है ऐसे। ठीक है बेटा, हमने क्या किया है, हमारा जो मेटल है, मेटल सॉल्ट है, उसे हमने मॉल्ट कर रखा है, मॉल्टन कर रखा है, गर्म कर रखा है, हीट कर रखा है। इवन हम सोल्यूशन फॉर्म में भी कर सकते हैं, मॉल्टन फॉर्म में भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम मान लेना है कि मॉल्टन फॉर्म है। ठीक है, जो हमारा मॉल्टन NaCl है, हमें इसमें सोडियम निकालना है। तो जब मॉल्टन फॉर्म में है तो आपको पता है सॉल्ट होते हैं मॉल्टन, या फिर इसमें तो हमें क्या मिलता है, ये आयन के फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे? आयन्स होंगे, है ना। अब हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगा रखा है, ऐसे करके हमने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को हमने प्लस चार्ज से और एक को माइनस चार्ज से जोड़ रखा है, मतलब बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमने जब इसे जोड़ रखा है, आप देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, ये कहलाता है आपका, मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो कहलाएगा एनोड और ये वाला कहलाएगा कैथोड। तो जब सोडियम जो है यहाँ पे प्लस जो चार्ज वाला है, ये क्या करेगा, यहाँ पे आयनाइज होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी है ना, तो आयनाइज होने के बाद क्या होगा कि ये जाएगा निकल के यहाँ से और कैथोड के पास जाएगा, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब ये वाली प्रोसेस हो जाएगी और यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसे करके हल्का हल्का डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, एंड इन द सेम वे जो क्लोरीन घूम रही होगी यहाँ पे, वो क्लोरीन जाएगी कहाँ पे, एनोड के पास, और वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, है ना, और Cl2 के फॉर्म में कन्वर्ट होके जो है गैस के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगी। ठीक है, ये गैस के फॉर्म में क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी ऐसे करके। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है हमें सोडियम मेटल यहाँ से प्योर मिल जाती है। सिमिलरली ऐसा ही कैल्शियम, कैल्शियम के लिए या पोटेशियम के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हम कैसे करते हैं, जो हमने अभी रिडक्शन से क्रूड मेटल निकाली है ना, उसको कैसे हम प्यूरिफाई करेंगे, तो उसे हम प्यूरिफाई करते हैं एक तरह से। वैसे बहुत सारे मेथड है, डिस्टिलेशन है अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, है ना, पर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात कर रहे होते हैं, यानी रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं सिंपली। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की सेम जो प्रोसेस अभी हमने वहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के लिए बताया, वैसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें कॉपर के लिए, जिंक के लिए, टिन के लिए, निकल के लिए, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम सोल्यूशन में, पहले इसकी बात हम लोग कर लें, डायग्राम देख लें ये वाला, फिर आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, होगा क्या, जो हमारी क्रूड मेटल है बेटा, ये जो एनोड है ये हमारा बना होगा, जैसे एग्जाम यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल लिया गया है, तो कॉपर का यहाँ पे क्रूड मेटल है। ठीक है, ये एनोड जो हमारा बना है ये कॉपर का है, और ये कॉपर कौन सा है, क्रूड मेटल, जो अभी भी इम्प्योर है। कैसा है, इम्प्योर है। ये जो स्लैब लिया गया है कैथोड वाला, ये एक थिन सीट है इसके ऊपर, किसकी, प्योर कॉपर की। ठीक है, या एक तरह से कह सकते हो प्योर कॉपर से बना होता है। ठीक है, जिसमें ग्रेफाइट वगैरह भी डाला जाता है, हालांकि इतना डिटेल में आपको पूछा नहीं जाएगा, आप इतना याद रखिए कि थिन सीट जो है यहाँ पे होगी।
और किसकी, प्योर कॉपर की होगी। नीचे जो आपका लिया गया है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो मेटल सॉल्ट होगा, मेटल का ही सॉल्ट होगा। जैसे यहाँ पे कॉपर लिया गया है तो हम कॉपर सल्फेट की बात कर लेते हैं। क्या लिया गया होगा, कॉपर सल्फेट, और इसके साथ थोड़ा सा H2SO4 भी डाला गया होगा प्लस में। क्यों डाला गया होगा H2SO4? टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिक कंडक्शन, है ना, क्योंकि आयंस वगैरह होंगे, कंडक्शन आयंस वगैरह होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्शन अच्छा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो करेगी और फिर अच्छे से मेटल जो हमारी वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो कैथोड प्योर होगा, कैथोड जो है निगेटिव चार्ज होगा, एनोड जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, एनोड क्रूड मेटल का बना होगा। ठीक है, एक मोटा सा स्लैब होगा, और जो हमारा कैथोड है वो प्योर मेटल का बना होगा। ठीक है, नीचे हमारा क्या दिया होगा, मेटल सॉल्ट दिया होगा जिसमें H2SO4 डाला होगा। अब होता है क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है इसमें, ठीक है, प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस एंड को, बैटरी के इस एंड को, तो ये इलेक्ट्रॉन इस स्लैब से खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे कॉपर आयन बनने लगेंगे, Cu+। मतलब ये है कि एट एनोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेंगे, जो Cu है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रॉन आगे इसमें बैटरी में चले जाएंगे, और यहाँ से अब आयन जो है वो फ्री हो गया, सोल्यूशन में आ गया। जब आयन फ्री हो गया, सोल्यूशन में आ गया, तो होगा क्या, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है सोल्यूशन में। ठीक है, और ये जो आयन है अब शिफ्ट होने लगते हैं इस प्योर वाले स्लैब पे, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो एट कैथोड ये जो प्लस चार्ज वाला है कॉपर, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और Cu के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि स्लोली स्लोली क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका, कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लें, नहीं, सब सारे कलर तो उसमें हैं ही, चलो ये वाला ले लेते हैं, वही जो था। ठीक है, स्लोली स्लोली क्या होगा कि यहाँ पे डिपोजिशन होने लगेगा कॉपर का। ये जो स्लैब है ये धीरे धीरे थिक हो जाएगी और प्योर कॉपर इस पे स्लैब पे ऐसे करके हो जाएगी, और ये वाला जो स्लैब है वो धीरे धीरे थिन हो जाएगा, एक पतला सा स्लैब बचेगा, केवल थिन सा स्लैब बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉपर यहाँ से डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा, और इसके ऊपर जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा। और इस तरह से हम किसी भी मेटल को रिफाइन कर सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन क्यों लेंगे, तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन अगर नहीं लेते हैं, मान लेते हैं आयरन सल्फेट अगर हमने ले लिया, इफ़ अगर हम आयरन सल्फेट चूज करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ वी एड FeSO4 जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा भाई, Fe+2 प्लस SO4 डबल माइनस, और FeSO4 सोल्यूशन में घूमेगा तो क्या आपको पता नहीं है क्या, जब FeSO4 एक और है तो यहाँ आयरन के भी डिपोजिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना, तो आयरन भी डिपॉजिट होगा, कॉपर भी डिपॉजिट होगा, तो उस केस में हमारा जो है प्योर मेटल हमें मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, है ना, तो उस केस में हमें कोई भी प्योर मेटल नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ही, मतलब सेम मेटल का ही सॉल्ट लेते हैं, सेम मेटल की ही दोनों प्लेटें लेते हैं, एक इम्प्योर वाली होगी और प्योर वाली होगी। एनोड जो होगा हमारा वो क्रूड मेटल वाला होगा, और जो कैथोड होगा वो हमारा किसका होगा, प्योर मेटल का होगा, या फिर उस पर थिन सीट ऑफ प्योर मेटल लगी होगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब आइए इन्हें लाइनों में समझ लेते हैं, वर्ड्स में जो हमने लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार कमेंट करिएगा, हम फिर से एक बार इसकी वीडियो बना के और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज के लिए, नहीं आया तो वापस से एक बार वीडियो देखिएगा, आपको आई होप कि पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हम प्योरिफिकेशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे वही बात की गई है, फिर एग्जांपल दिया गया है एट कैथोड पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करके ऐसे ऐसे ले रहा है। मेन पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कि कॉपर जो है वो ऑब्टेन होता है यहाँ पे, इसमें जो एनोड है वो बना होता है इम्प्योर कॉपर का, जो कैथोड बना होता है वो स्लैब ऑफ प्योर कॉपर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सोल्यूशन लेते हैं हम कॉपर सल्फेट का, जिसमें सम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखे होते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और कॉपर आयन जो है वो एनोड से रिलीज होते रहते हैं, और जो अमाउंट है कॉपर का वो बना हुआ रहता है, डिपॉजिट होता रहता है धीरे धीरे कैथोड पे। ठीक है, अब एक पॉइंट हाँ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये आ गया तो यहीं पे बता देते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, जो
उसमें आयोनाइज होंगी। जैसे इस डायग्राम में अगर हम बात करें, इस वाले डायग्राम में जो इम्प्योरिटीज़ आयोनाइज होंगी यहाँ जो स्लैब से, तो वो इम्प्योरिटीज़ धीरे धीरे ऐसे ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगी नीचे नीचे, जिसे हम एनोड मड के नाम से जानेंगे, एनोड मड। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे धीरे धीरे आ जाएंगे जिसे हम एनोड मड के नाम से जानेंगे। ठीक है, वहीं यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है इम्प्योरिटीज़ कंटेनिंग सिल्वर गोल्ड गेट्स डिपॉजिटेड एट द बॉटम एज एनोड मड। ठीक है, जो वहाँ पे फ्री हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरोजन। कोरोजन में हम लोग देखेंगे कोई भी मेटल अगर जो मॉइस्चर वगैरह या वाटर से अटैक होती है या उससे रिएक्ट करता है वाटर या मॉइस्चर, तो वो खराब होने लगती है, सरफेस है जो उसका वो डिके होने लगता है, और इसी को हम कहते हैं कोरोजन। यहाँ पे लिख रखा है कि कई बार ऐसा होता है ना कि मॉइस्चर आ जाता है, जैसे हमारे आयरन पे हमने तवा रख दिया तो जंग लग जाती है, कढ़ाई होती है लोहे की, जंग लग जाती है ना, तो सेम वैसे ही है। सिल्वर में कभी आप सिल्वर के जो आप मम्मी लोग जो दो पहनते हैं ना, जो पायल पहनते हैं या फिर बिछुए पहनते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी काला पड़ जाता है धीरे धीरे। क्यों होता है? क्योंकि वो गोल्ड जो आपका सिल्वर होता है वो सल्फर सल्फाइड बना लेता है। ठीक है, सल्फर से कनेक्ट होकर, जैसे यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल कि Ag पहले ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फिर धीरे धीरे वो H2S से रिएक्ट करके क्या Ag2S बना लेता है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कभी कभी ग्रीन कलर में दिखाई देता है ना, तो वो क्या होता है? क्योंकि कॉपर जो है पहले वाटर से रिएक्ट करता है, फिर जाके धीरे धीरे कॉपर कार्बोनेट बना लेता है ना। कार्बो जो कॉपर कार्बोनेट है वो हल्का सा ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये भी एक तरह का मेटल सरफेस खराब हो रही है, इसको भी हम कोरोजन कहेंगे। एक और एग्जांपल है, आपने आयरन वाला देखा होगा कई बार कि जो आयरन है वो ब्राउन फ्लैश की जो है कलर या सब्सटेंस बना लेता है, जिसे हम रस्ट कह रहे होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन आपने पढ़ाई होगा। तो वो भी है यहाँ पे, जिसमें मॉइस्चर या एयर की वजह से वो ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा जो आयरन है वो खराब होने लगता है, सरफेस उसकी जो खराब होने लगती है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है Fe2O3.Xs2O, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब वेरिएबल होते हैं इसलिए। ठीक है, ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है डायग्राम में, कि अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आयरन नेल है, वाटर में डिप की गई है, आयरन नेल्स को वाटर में डिप किया गया है, एंड आधी आधी है ना, और ये पूरी पूरी डिप हुई है। ठीक है, और ये जो है एनहाइड्रस कैल्शियम डाल के रखा गया। तो क्या सीन होने वाला है देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो धीरे धीरे इसमें रस्ट लग जाएंगे, है ना। देखो यहाँ पे रस्टी हो गया है। इसमें क्या है, जो आयरन नेल है जो बॉइल्ड डिस्टिल वाटर में रखा गया है, तो यहाँ पे एयर तो है नहीं कोई आयरन, तो ये नॉर्मली जल्दी ख़राब नहीं होगा, नहीं जल्दी इसमें रस्ट नहीं लगने वाले हैं, लेकिन ये धीरे 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 जो है वो ख़राब होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा गया। अब एक ऐसा एजेंट है जो उसको ड्राई रखने की कोशिश करेगा, यानी जितना भी मॉइस्चर आएगा यहाँ पे वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर या एयर के कंपोनेंट नहीं रहेंगे, तो इसको रस्ट नहीं लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी रस्ट नहीं लगने वाली है, यहाँ पे भी नहीं लगने वाली है, और यहाँ पे आसानी से रस्ट लग जा रही है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये एक डायग्राम था आपको समझने के लिए, ABC। आप बताएं किस में लगेगी, तो पहले वाले में रस्ट लग रही है, दूसरे वाले में नहीं लग रही, तीसरे वाले में भी नहीं लग रही है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि ऑयल ग्रीस की पेंटिंग वगैरह हम लोग कर दें, ऑयल ग्रीस लगा दें, तो उसमें फिर हमें कोरोजन देखने को नहीं मिलता है या रस्टिंग देखने को नहीं मिलता है। पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं जो है ना, ग्रीसिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, मतलब एक मेटल पे दूसरी मेटल को चढ़ाते हैं, है ना, इस तरह से, तो गैल्वेनाइजेशन करते हैं। देखो क्रोम प्लेटिंग करते हैं, और एनोडाइजिंग करते हैं, या उनके एलॉय बना देते हैं, मतलब मिक्सचर करके एलॉय बना देते हैं, तो उसे भी हम कह सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन दिखाया ना कि जो आयरन या स्टील के कोट पे एक लेयर जिंक की चढ़ा दी गई है ना, यहाँ पे वही लिखा है आयरन और स्टील इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक बिकॉज ऑक्साइड दस बिकॉज ऑक्साइड दस फॉर्म्ड इज इम्परवियस टू एयर, मतलब कि जो जो जिंक ऑक्साइड बनता है वो फिर आगे अंदर उसको ख़राब होने नहीं देता, मतलब पेनिट्रेट करके वो अंदर रिएक्ट नहीं करता आयरन से या फिर स्टील से, इस वजह से वो मॉइस्चर फ्री रहता है, मतलब क्रोजन फ्री रहता है। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। एलॉय क्या होते हैं, तो आपको पता है कि ये होमोजेनस मिक्सचर होते हैं मेटल के, मतलब कई सारे मेटल्स को उनके एक पर्टिकुलर रेशियो में मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए वही लिखा है कि होमोजेनस मिक्सचर होते हैं किसके, मेटल्स के, विद मेटल्स और नॉन मेटल्स, एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेकिंग आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ कार्बन डाल देते हैं थोड़ा सा, जिससे आयरन जो है वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कुछ एग्जांपल दिए हैं एलॉय के, जैसे स्टील है जो हार्ड आयरन एंड कार्बन से मिलता है ना। ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में, रेलवेज में, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेंसेस में। स्टेनलेस स्टील दी गई है यहाँ पे, जिसको हार्ड रस्ट फ्री आयरन भी कहते हैं। इसमें निकल क्रोमियम वगैरह भी रहते हैं, और इसका बर्तन वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। ब्रास आपने सुना होगा कई बार, ये लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ होता है, क्योंकि इसमें कॉपर एंड जिंक यूज़ होते हैं, और ये डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए गोल्ड लाइक अपीयरेंस आता है ना, जैसे आप क्या कहते हैं, अ, नाम नहीं याद आ रहा देखो, चलो फिर किसी वीडियो में बनाएंगे बताएंगे। ठीक है, और ये लॉक्स गियर्स प्लम्बिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बनाने के काम में आते हैं। ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं, ब्रॉन्ज में हम लोग देखेंगे तो ये
जो ब्रॉन्ज होते हैं प्योर मेटल ऑफ कॉपर एंड टिन से बने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्योर मेटल ऑफ कॉपर होगा और टिन होगा, और ये कॉइन्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, स्प्रिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, टर्बाइंस बनाने में यूज़ होते हैं, प्लेट्स बनाने में यूज़ होते हैं। एक और है सोल्डर। सोल्डर जो है लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, जो हम लोग वायर वगैरह वेल्ड करते हैं ना, आपने देखा होगा ना कि सोल्डरिंग मशीन होती है छोटी सी, ऐसे ऐसे करते हैं उसमें तो हीट हो जाता है वायर को, तो वो सोल्डर होता है ना, उसका यूज़ हम लोग करते हैं। और ठीक है बेटा। तो लास्ट है एमलगम। एमलगम में देखेंगे तो मरकरी से बना होता है और इसमें कुछ अदर मेटल्स मिलाई जाती हैं। सो बस हम लोग आ गए लास्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया है। नॉन मेटल्स को हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया, मेटल्स को हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया, मेटलर्जी में काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सब कुछ आपको अच्छे से मिल गया होगा। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये गारंटी वारंटी जो भी आप समझे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में अच्छे से फिर हम समझेंगे उसको नेक्स्ट। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।